नदी प्रणाली खत्म, नदी प्रणाली खत्म। अब है अगला टॉपिक जो है वह है सभ्यता और संस्कृति के विकास में नदियों का योगदान। इसमें सभ्यता और संस्कृतियों के विकास में नदियों का योगदान। तो सभ्यता और संस्कृति में नदियों का योगदान कैसे है इसको समझें। देखिए प्राचीन काल में जो है मानव के लिए, अब मानव की कुछ मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है, इकाई नहीं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है कि मूलभूत आवश्यकता में उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नहीं शिक्षा भी चाहिए वर्तमान मानव के लिए, और स्वास्थ्य भी चाहिए। लेकिन प्राचीन मानव के लिए शिक्षा महत्व रखता था, ऐसी बात नहीं, प्रत्येक चीज महत्व रखता था। उसको भी तो रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए था ना, है। हमारे यहाँ आज के युग में क्या होता है कि पानी सब सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, पानी सब जगह उपलब्ध है। कुछ जगहों को छोड़ करके जो रेगिस्तान वगैरह है उसको छोड़ करके, अभी जब जलवायु बताएंगे तो बताया जाएगा कि रेगिस्तान कैसे बनता है, छाया वृष्टि कैसे बनती है, ये सब रेगिस्तान में या छाया वृष्टि में ये सब की जानकारी जो है सो आपको बताया जाएगा जलवायु, रेगिस्तान कैसे बन गया, छाया वृष्टि कैसे बनता है, ये सारे चीज़ों की बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर नदियों से संबंधित हमारे संस्कृति के विकास के बारे में जाने तो मानव के लिए सबसे उपयोगी चीज़ होता है हवा के बाद दूसरा जो चीज़ होता है वह होता है पानी। कहा गया जल ही जीवन है, जल है तो हम, जल है तो कल है, नहीं कई सारे नारे जो है इस तरह से लगाए जाते हैं। क्योंकि जल से जो है बहुत सारा काम जो है सो मानव जल के द्वारा ही संपन्न, बहुत से मानव का कार्य जल के द्वारा ही संपन्न होता है, नहीं। और सबसे अधिक ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमें प्यास बार बार लगती है और हमें बार बार पानी की आवश्यकता होती है। तो हमको पानी अधिक चाहिए, नहीं अधिक पानी चाहिए। भोजन तो कम चाहिए, भोजन एक बार ग्रहण करते, पानी सारा दिन में कितना लीटर पी जाते हैं, नहीं मैं तो 6-7 लीटर पी जाता हूँ। और मैं सबसे अधिक पानी कब पीता हूँ, मैं यदि मेरे बारे में जानेगा तो मैं करीब करीब रात में 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ, नहीं रात में मैं उठ करके पानी पीते रहता हूँ। इसलिए मेरी माँ बोलती है कि महाराज जो है सुता नहीं है, इधर उधर करते रहता है, नहीं। और दिन में मैं कम पानी पीता हूँ, मेरा जो है सो चलता है रात में ही पानी। तो पानी अधिक आवश्यकता वाली चीज है। अभी क्या वर्तमान मानव क्या है कि चापाकल से पानी निकाल लेता है, नहीं कुआं से पानी निकाल लेता है। लेकिन पहले पानी का जो संसाधन, पानी का जो साधन था या संसाधन था वह कहाँ था, वह केवल नदियों में था या जलाशयों में था, नहीं। तो जलाशयों में था या नदियों के द्वारा, तो मानव का विकास जो है वहीं पर हुआ जहाँ पर पानी की सुविधा पर्याप्त थी। बात समझिए, मानव का विकास क्या हुआ जहाँ पानी की सुविधा पर्याप्त थी। आप पढ़िएगा मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, पहले सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़े। तो वहाँ पर यह सभ्यता जो है विकसित हुआ, नहीं वहाँ पर क्यों विकसित हुआ, वहाँ इसलिए विकसित हुआ कि उस समय में वह जगह पर्याप्त था। राजस्थान जो जगह है जहाँ पर आज रेगिस्तान है, नहीं वो उससे उधर वो पूरा इलाका जो है सो किसी समय में हरा भरा हुआ करता था, नहीं वहाँ पर विश्व की ऊंची चोटियाँ हुआ करती थी, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं थी, नहीं वह ध्वस्त हुआ और उसका विनाश हुआ। फिर वहाँ जो है कल जहाँ पर हरियाली थी आज वहाँ पर रेगिस्तान। तो मानव सभ्यता का विकास जो है सो हमारे भारत में कहाँ हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे, नहीं ये हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है, नहीं। अगर विदेशों की बात करें तो मिस्र सभ्यता थी, नहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर में थी,
नहीं, वह भी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे, इसलिए उसको नील नदी, नीली सभ्यता, जैसे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता वैसे वहाँ पर नील घाटी सभ्यता। नहीं, मिस्र एक देश है, इजिप्ट उसका नाम देखिएगा लिखा हुआ। और अभी तो इजिप्ट बहुत चर्चा का है बना हुआ, और जो इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, और तो वहाँ पर फिलिस्तीन की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ की जनता जो है सो यानी इतना अत्याचार हो रहा है। राजनीतिक जो भी राजनेता लोग जो भी ये माने चर्चा या बहस करें, लेकिन देखिए कमजोर को सब जगह सताया जाता है। आज यदि कोई भी देश इजराइल को अच्छा कह रहा है या बहुत तरह की ये है, उसको जो है सपोर्ट भी मिल रहा है सब जगह से, लेकिन वहाँ की जनता की क्या गलती है? फिलिस्तीन की जनता की क्या गलती है? जनता की कोई गलती नहीं है। तो जनता को नुकसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है, फिलिस्तीन की सरकार को। और युद्ध जो है दो सेनाओं के बीच होता है, दो देशों के जनता के बीच युद्ध कभी नहीं होता। कभी नहीं सुना कि दो देश के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जनता नहीं वो सेना के बीच होती है। तो जो सैनिक भी तो जनता ही होता है, तो जो सैनिक से संबंधित है वही इस युद्ध में भाग लेंगे। जो नागरिक है उस नागरिक को तो सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, नहीं, लेकिन नागरिक पर अत्याचार होता है। बात समझे? तो यह जो है यहाँ मिस्र जो है इजिप्ट, वह क्या है कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जाने आने का साधन वही है, लेकिन अभी वहाँ से रास्ता खुल नहीं रहा है। आज से सुने हैं कि आज शुक्रवार है ना, आज से खुलेगा और मात्र 20 ट्रक की सामान वहाँ पर भेजा जाएगा। अब बताइए, कहाँ 23 लाख आबादी और 20 ट्रक सामान, क्या होगा? नहीं। तो जरा सतमा वाला बताइए, तो बोलिए, ज़्यादा हल्ला नहीं करेगा, बताइए। हाय नहीं, तो मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। नहीं, इसके बाद जो है कह रहा है अर्थतंत्र में नदियों का योगदान। आर्थिक स्थिति जो है हमारे किसी भी देश का अर्थतंत्र होता है तो उसमें नदियों का योगदान होता है। अब जैसे देखिए, कृषि हम कर रहे हैं, ज़्यादा अनाज होगा तो अनाज हम दूसरे देश को बेच सकते हैं, तो हमारे देश में पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो कब होगा ज़्यादा अनाज? जब सिंचाई की सुविधा होगी तब। तो नदियों से हम सिंचाई की सुविधा करते हैं। परिवहन का साधन होता है नदी, सामान लाने और ले जाने में, कम खर्चा में अधिक दूरी। अब जैसे देखिए, कलकत्ता से कोई सामान यदि हम यहाँ लाते हैं, बाई रोड लाते हैं तो अधिक खर्चा लगेगा, लेकिन यदि जल मार्ग से लाएंगे तो एक पानी वाला जहाज पर जो है बहुत सारा सामान जो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, आराम से लेकर क्या जाएंगे? नहीं, अब तो ट्रेन की सुविधा हो गई, जिसके कारण जो है थोड़ा सा आसानी हो गया। तो यह अर्थतंत्र में भी क्या करता है? सहायता करता है। यदि मान लीजिए भाड़ा कम लगा तो सामान का दाम कम होगा कि ज़्यादा होगा? और भाड़ा ज़्यादा लगा तो सामान का दाम उस अनुसार से बढ़ जाएगा। नहीं, तो कई सारे तरह से जो है यह हमारे अर्थतंत्र में भी मदद करता है। अब जैसे देखिए, मछली कहाँ पाला जाएगा? यदि नदी है तो वहाँ से मछली का उत्पादन हो सकता है ना। मछली का उत्पादन करेंगे और मछली को हम सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, हमारे पास धन होगा कि नहीं होगा? तो यह अर्थतंत्र में भी मदद करता है। नदी किस में मदद करता है? अर्थतंत्र में भी मदद करता है। इसके बाद जो है हम इसका उपयोग जो है अधिक कर रहे हैं। नदी का उपयोग इस तरह से न करने लगे। पहले जो है लोग, अभी बताया ना कि लोग नदियों के किनारे रहते थे। पहले लोगों का पानी का जो साधन था वह नदी था। नदी या जलाशय, आप झील कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, ये सब क्या होता था? ये सब जो है होता था
मनुष्य के लिए पानी को उपलब्ध कराता था या किसी भी जीव जंतु के लिए जल को उपलब्ध कराने का कार्य होता था जलाशय का। लेकिन मनुष्य अब इसका उपयोग इस तरह से न करने लगा कि जल प्रदूषण की समस्याएं आ गई। जितना भी अब फैक्ट्री वगैरह जो है वो सबका जो है कचरा कहाँ गिरा दिया जाता है, नदी में गिराया जाता है। और नदी में जो है बहुत तरह के जीव पानी पीते हैं। हम तो यहाँ चापाकल से आया ला, हम तो यहाँ चापाकल से जो है पानी पी लेते हैं। नहीं तो चापाकल से जब केवल मनुष्य पानी पीता है या कुछ जीव जंतु भी चापाकल का पानी जिसको हम पालते हैं उसको पिला देते हैं। लेकिन गांव में आप क्या देखिएगा, जैसे भैंस को लेकर के लोग चले जाते हैं खेतों में चराने के लिए, नहीं, और जब वह चराते हैं तो बगल में नदी है या तालाब है या झील है या गड्ढा में पानी है, वह पानी वो पीता है। यदि दूषित पानी है तो भैंस या गाय जो भी है वह दूषित पानी को पी लिया, नहीं, अब वह दूषित पानी से उसको बीमारी होगी और उसका दूध हम खा रहे हैं, हमको बीमारी होगा कि नहीं होगा। तो किसी न किसी रूप से यदि जल को प्रदूषण करते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, केवल जलीय जीव पर नहीं पड़ेगा, मनुष्य पर भी पड़ेगा। अब मछली तो उसी जल में है, नहीं, और वही प्रदूषण वाला में वो रह रही है, उसको लेकर क्या और हम उसका सेवन कर रहे हैं, हमारे पास वह प्रदूषण आएगा कि नहीं आएगा। भले ही ज़्यादा मात्रा में नहीं आया लेकिन कम मात्रा में, तो धीरे धीरे हमारे शरीर को वह क्या करेगा, नुकसान करता है और हमें कई तरह की बीमारी को हमारे शरीर में जन्म देता है। तो जल प्रदूषण नहीं, इसके बाद जल प्रदूषण एक और कारण से हो जाता है, स्प्रे वगैरह जो करते हैं, बारिश आई धुल करके कहाँ चला गया, नदी में, जल प्रदूषण हो गया। नहीं, अभी जो है शौचालय की व्यवस्था, लोग कह रहा है कि शौचालय की व्यवस्था घर में ही, घर के आसपास यानी एक शौचालय घर बनाना चाहिए, शौचालय घर का ही उपयोग करें शौच के लिए। लेकिन गाँवों में क्या होता है कि अधिकतर लोग जो है शौच के लिए कहाँ चले जाते हैं, नदियों के किनारे। बारिश हुआ सारा गंदा पानी कहाँ चला गया, नदी में चला गया, पानी गंदा होगा कि नहीं होगा, उसमें जो जीव है। नहीं, तो यह जैव विविधता या जैव विविधता में जब हम लोग जाएंगे, नहीं, जैव मंडल में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है यही बता गया कि कई तरह के जीव जो है, प्रत्येक जीव भोजन जो है अलग अलग है। तो जितना भी अधिकतर गंदगी जो पानी में जो जाता है उस गंदगी को साफ करता है जलीय जीव। मछली जो है गंदगी को खा करके और बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। तो जल को शुद्ध रखने का कार्य कौन करता है, इसलिए जल में मछली का होना जरूरी है। लेकिन इस तरह से न अशुद्ध कर दीजिए कि मछली ही बीमार पड़ जाए, तब फिर जल को शुद्ध कौन करेगा। नहीं, कोई भी जो है मरा हुआ जानवर को लेकर के और नदी में ही फेंक दिया जाता है, उस तरह से नहीं करना चाहिए। जानवर है उसको कहीं जमीन में गाड़ दीजिए, उचित स्थान देख करके जमीन में क्या करना है, गाड़ दीजिए। जमीन में जैसे गाड़िएगा वह अंदर में ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, नहीं, और बाहर में उसका प्रदूषण भी नहीं करना। नहीं, इसके बाद है तो नदियाँ प्रदूषण भी होता है, तो इसको रोकने का उपाय भी है। नहीं, हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नदी प्रदूषित हो। नहीं, तो जितना भी चीज़ का, जैसे अब फैक्ट्रियों का जो है नाला कहाँ छोड़ दिया गया, नदियों में छोड़ दिया गया। तो नदियों में न छोड़ करके या फिर नदी में यदि छोड़ रहा है तो उसको उदासीकरण करके छोड़िए, जिससे कि उसको नुकसान न हो। उदासीकरण कर दीजिएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। नहीं, या फिर वह ऐसे स्थान पर छोड़ दीजिए, ऐसे स्थान हमें, जैसे मान लीजिए कोई कचरा वाला चीज़ है, नहीं, तो कचरा वाला चीज़ है तो उसको पहले इस तरह से मोडिफाई कीजिए कि वह कचरा जो है सो छन जाए, जो कचरा हुआ क्या हो, छन जाए। और उसका आप अब तो टेक्निकल युग है, बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जिसको यदि परिवर्तन करके कोई चीज़ हम बना सकते हैं, वैसे कचरा को तो नदी में गिराना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो कई सारे हैं चीज़ें हैं जिससे हम नदियों का प्रदूषण क्या कर सकते हैं, जल में प्रदूषण रोक सकते हैं। अब तो प्रदूषण इतना बढ़ गया कि भौम जल, जो धरती के अंदर वाला जो जल है वह भी दूषित हो रहा है। नहीं, गंगा नदी हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, होली रिवर।
वो नदी भी प्रदूषित हो गया। उसमें तो इतना ना, वहाँ जो है बड़े बड़े शहर जो है गंगा के किनारे बसे, कानपुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, पटना, भागलपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे है। कानपुर में जो है, कानपुर में चमड़ा का उद्योग है नहीं, और वो सारा का सारा जो है पानी चमड़े वाला कहाँ फेंक दिया जाता है, गंगा नदी। पानी दूषित होगा कि नहीं होगा? सबसे ज़्यादा दूषित उत्तर प्रदेश में ही है गंगा, सबसे ज़्यादा दूषित उत्तर प्रदेश में है। तो उसके लिए जो है, उसके लिए क्या किया गया, दूषित को बचाने के लिए जो है 1885 में हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, 1885 के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। कौन गांधी? इंदिरा गांधी के पुत्र, नहीं राजीव गांधी। वो जो है 290 करोड़ रुपया दिए थे गंगा की सफाई के लिए। संभव है गंगा की सफाई? गंगा की सफाई कब होगी? हम उसमें पैसा खर्च करते जाएंगे तब भी सफाई नहीं होगी। वर्तमान में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वह भी गंगा की सफाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन सफाई अभियान केवल चलाने से नहीं होगा, उसको कुछ इस तरह से किया जाए कि उसमें गंदगी ही ना फैले। नहीं, यह जो पवित्र नदी, इसकी पानी सड़ता नहीं है, बैक्टीरिया फेज के कारण बताए थे नहीं। तो ऐसे पानी को तो सुरक्षित रखना, अधिक से अधिक यदि गंदगी उसमें डालिएगा तो सड़ना शुरू न हो जाएगा नहीं। तो कई सारे कार्यक्रम जो है सो चलाए गए हैं, किसके लिए? नदियों की साफ सफाई के लिए नहीं। नदियों को जो है बांध बना करके पानी रोका जाता है, जिसके कारण जो है उसके तलछट में अवसाद जमा हो जाता है नहीं। नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ऐसी बात नहीं कि उपयोगी नहीं है। अब अवसाद जितना जमेगा बारिश, अब जैसे मान लीजिए नदी का तली है, या नदी का तली है नहीं, और इसमें क्या जम गया, इसमें यहाँ तक तो पानी है, यहाँ तक क्या है, पानी है ना, यहाँ तक इस सब में क्या है, पानी है। लेकिन यदि इसके तली में यहाँ पर यदि अवसाद जम गया, इतना दूर यदि अवसाद जम गया, तो पानी जो यहाँ पर था वह पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। और थोड़ा सा वर्षा होगा तो वह नदी का पानी गांव में या शहरों में जा करके बढ़ जाएगा, फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी नहीं। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि अवसाद भी जमा न हो। उसके लिए बांध यदि बना रहे हैं तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा बांधों को ऊंचा करना चाहिए, ताकि अवसाद भरे तो ज़्यादा कठिनाई न हो। और समय समय पर जो है, जैसे सड़क वगैरह बनाया जाता है, तो सड़क वगैरह जो बनाया जाता है तो उसमें नदियों के बीच वाला अवसाद ही उठा करके भरे, कि कोई ज़मीन को काट करके और सड़क में भर दिया जाता है। जब भी सड़क बनती है, ऐसा 88 बना, क्या हुआ, कहीं से ज़मीन काट करके लाया और वहाँ पर भर दिया नहीं, तो ज़मीन तो गड्ढा हो गया, वहाँ पर फसल होगा, फसल नहीं होगा। तो यदि नदियों के बीच से यदि अवसाद को बटोर लिया जाता तो नदी का जो अवसाद है वह बाहर निकल गया नहीं, बाहर निकल गया, नदी में अब पानी ज़्यादा हटेगा, ज़्यादा जगह रहेगा, ज़्यादा पानी हटेगा। तो इस तरह से जो है उसको अवसाद को क्या होता है, रोकना होता है उसके अवसाद को। और यदि ज़्यादा है तो खाली कर लीजिए, उसका पेटी जो है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, उसमें फिर से ज़्यादा पानी हटने लगेगा। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चा अधिक लगेगा। नदी में से मिट्टी निकालिएगा तो टेक्निकली लगाना होगा ना, कोई मशीन की सहायता से, मानव नहीं ले जा करके खाली कर सकता है नहीं। तो थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन वो अच्छा होगा। क्या होगा, वो अच्छा होगा नहीं। और है इसमें कुछ राष्ट्रीय नदी संचरण राष्ट्रीय नदी संरक्षण यही बताया है कि जो प्रधानमंत्री जो दिए थे 290 करोड़ रुपया, वही इसमें बताया है। नहीं, संग्रह
राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। इसमें जो आपको बताया गया, जैसे हम कल चर्चा किए थे कावेरी नदी के बारे में कि वह दो राज्य से होकर के गुजरती है और दोनों राज्य में जो है विवाद होते रहता है। क्यों होते रहता है? जल की पूर्ति के लिए। तो जल इतना पूर्ति करके रखना चाहिए कि विवाद न हो या जल की समस्या जहाँ पर। अब जैसे देखिए, यदि हम चर्चा करें नदियों की, तो नदी तो हमारे भारत में बहुत सी नदी है, नदियों का जाल बिछा हुआ, लेकिन सभी नदी में 12 महीने पानी। हमने क्या पढ़ा कि नदियाँ दो प्रकार की होती है, बरसाती नदी होती है और 12 बारहमासी नदी। हिमालय या फिर उसको हिमालय की नदी कह सकते हैं। हिमालय की नदी में जो है पानी बराबर आते रहता है, दिक्कत नहीं है। बरसाती नदी में बराबर पानी नहीं रहता। तो मान लीजिए बरसात का मौसम तो खत्म है, लगभग खत्म नहीं। तो अब जो बरसाती नदी है उसका पानी अब क्या होगा, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। गेहूं का सीजन जब आएगा तब पानी खत्म हो जाएगी। मकई का सीजन आएगा पानी खत्म हो जाएगा। अभी मकई भी जो है रोपाएगा नहीं, और भी खेती के लिए जो है पानी खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो जाएगा तो फिर पानी आएगा कहाँ से? इसके लिए क्या करना होगा? बरसात के मौसम में ही पानी को संग्रहण करके रख लेना है। कितना संग्रहण करना है? जितना में खेती बाड़ी यानी सारे चीजों की पूर्ति जितना में हो जाए उतना पानी को संग्रहण कर लेना है। क्या कहलाता है? जल संग्रहण कहलाता है। नदी जल संग्रहण किसको कहेंगे? आवश्यकता के अनुसार बरसात के मौसम में पानी को रख लेना ही जल संग्रहण कहलाता है, ताकि आगे पानी की समस्या न हो। क्लियर? अब एक और यहाँ पर है कि मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का अब अपवाह तंत्र का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है उसको समझिए। समझे? यहाँ एक नदी है, एक क्या है? नदी है। और नदी में जब अपवाह यानी नदियाँ जब अपने साथ जो है जल लेकर के आती है, तो वह अपने साथ क्या लेकर के आती है? जल के साथ साथ मिट्टी भी लेकर के आती है और वह अपने किनारे पर बिछा देती है। जैसे ही अपने किनारे पर वह मिट्टी बिछाती है, वहाँ पर कौन सी मिट्टी आ गई? उपजाऊ कि कम उपजाऊ? तो वह अनाज अधिक से अधिक क्या करेगा? उपजा देगा नहीं। तो यह जो कर रहा है अपवाह तंत्र का प्रभाव मानव पर है कि नहीं? जहाँ पर कल अनाज नहीं उपजता था वहाँ पर अब अनाज अच्छा खासा उपज रहा नहीं। सिंचाई के लिए नदियों में बांध बना दीजिए और नदियों का पानी रोक करके आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। नहीं, सिंचाई अच्छा होगा तो फसल आपका अच्छा होगा। नहीं, रास्ता है, यदि बाई रोड यदि ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो नदियों से जो है सो क्या होना चाहिए? नदियों से आसानी से आने जाने का रास्ता निकल जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? नदियों का उपयोग कर लेते हैं और यह हम मानव जीवन पर अधिक से अधिक क्या करता है? प्रभाव डालता है नहीं। नदियों के बांध को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदियों के बांध को भारत का मंदिर का, नोट कर लीजिए, भारत का मंदिर का नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदियों के बांध को भारत का मंदिर का। ठीक है, आज के लिए इतना।